तो उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल पूरे होने वाले हैं और आज के दिन रामपुर तिराहा कांड को सभी याद भी कर रहे हैं। उन शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने में अपना अमूल्य बलिदान दिया है। लेकिन इन 24 सालों में सवाल वही है कि क्या इस प्रदेश जिसकी मंशा जो थी प्रदेश बनाने के पीछे वो पूरी हुई है? क्या सपना राज्य आंदोलनकारियों का पूरा हुआ है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विनोद उनियाल जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, शिषपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, प्रेम पंजोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रदीप कुकरेजी जी राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज रामपुर तिराहा कांड को 30 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है जिस चीज के लिए आपने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए शहादतें दी गई, क्या वो सपना पूरा हुआ? देखिए, ये सवाल निश्चित रूप में कहीं ना कहीं विस्मय मोदक चिन्ह की तरह हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि अब हम आने वाले समय में हम लोग 25वीं जो है सालगिरह मनाएंगे राज्य बनने की। एक तरफ बड़ी खुशी होगी कि राज्य बन के 25वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन अगर सबसे पहली जो पीड़ा है, और मैं अगर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के एक कार्यकर्ता के नाते कहूँ तो हमारे जितने भी 9 सूत्रीय बिंदु हमारे जो मांग पत्र रहा है उसमें हमारी सबसे पहली मांग होती थी कि मुजफ्फरनगर के जो दोषी हैं, खटीमा, पूरा जो मसूरी से लेके देहरादून, कोटद्वार, जितने भी हमारे जितना था, तो उनके दोषियों को आज तक सज़ा नहीं मिली। सीबीआई ने उसको किस तरह से केस किया, हम लोग बार बार उसमें यात्राएं निकालते रहे, न्याय यात्रा निकालते रहे। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच जब अधिवक्ता संघ नैनीताल से मिलता है, रमन शाह जी उसमें मदद करते हैं। एक हम जो है फिर मुजफ्फरनगर जो बार एसोसिएशन है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक तरह से अपना बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने उस वस्तुस्थिति को समझा और वो एज ए ह्यूमन बीइंग, मानवता के नाते, और वो जब वहाँ पे प्रकरण अब धीरे धीरे अब जाके वापस आ रहा है। अभी धीरे आने वाले समय में वो नैनीताल, इलाहाबाद सब जगह खुल रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन क्या 30 वर्ष लगते हैं? मैं आपको बताऊं, इतनी मुझे पीड़ा हो रही है कि हमारा छोटा भाई, मेरा मित्र भी था, मेरे से जूनियर था, पोलू रविंदर रावत, मात्र इतनी कम उम्र में वो शहीद हो गया। और जिन्होंने फैसला सुनना था, पहले वो अंकल जी खत्म हो गए, अब पिछले साल माता जी खत्म हो गई। कौन सुनेगा वो फैसला? कौन सुनेगा? माता पिता को ज्यादा टीस रहती है अपने पुत्र के, या जो पत्नियां थी, किसी का सिंदूर, किसी का सुहा, ये सब चीजें जो होती हैं, अगर आप गहराई से उसकी कल्पना करेंगे तो कहीं ना कहीं उस बात की पीड़ा होती है। उसमें सरकारों को चाहिए था, हमने बार बार ये मांग करी थी कि आप एक पैरेलल एक एडवोकेसी पैनल बनाना चाहिए आपको उस चीज के लिए, लेकिन उस दिशा में काम ढंग से नहीं हुआ। दूसरी बात, देखिए, राज्य बना, निश्चित रूप में जब कोई भी चीज बनती है तो विकास एक सतत प्रक्रिया और विकास होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मूलभूत, जैसे ही राज्य बना था तो जो 17 विधायक हमारे थे, और 17 विधायकों ने तात्कालिक उस समय जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हमने लगा कि शायद ये लोग इतने, लेकिन जब चुनी हुई सरकार आती है फिर 70 विधायक हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष मिलके। लेकिन हमारी राजनीतिक अपरिपक्वता ऐसी रही कि हम अपनी स्थायी राजधानी हम तय नहीं कर पाए, हम उसका डिसीजन नहीं ले पाए। आप मैदान और पहाड़ के उसमें किसकी झेल में फंस गए आप इस बात को लेके। हम अपना लोकायुक्त तो तय नहीं कर पाए। हमने अपनी हिमालयी तर्ज पे अपने भू कानून को जिस मजबूती के साथ रखना चाहिए था, हम उस विस्तार को बढ़ाते चले गए और निगम की आड़ या नगर पालिका की आड़ के चक्कर में हमने अपनी कृषि भूमि लुटा दी। और हम कहीं ना कहीं उसके शिकार हो गए जिन लोगों की गिद्ध की तरह इस प्रदेश पर नजर पर बनी थी, जिस मात्र शक्ति ने इस शहादत इस प्रदेश में बिल्कुल अपने आन बान शान जो लगा दी युवाओं ने। हम तब भी सड़कों पर थे, हम आज भी सड़कों पे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता व्यक्त होती है। प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपने भी कई स्टोरीज कवर करी हैं 24 सालों में, क्या कहेंगे आज की जो वास्तुस्थिति है? बहुत मतलब चिंतनीय है और बहुत दयनीय है। मैं सिर्फ एक बात से शुरू करूंगा कि अगर भाजपा, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल से ये पूछा जाए कि ये साल 24, ये राज्य 24 साल का पूरा हो गया, 25 साल शुरू होने वाला है, तो तुरंत कांग्रेस हाँ कर देगी, भाजपा हाँ कर देगी, यूकेडी हाँ कर देगी, सब हाँ कर देंगे। लेकिन अगर प्रतिपक्ष और या आंदोलनकारी संगठन ये कह दें कि 30 साल में उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो घटना घटी है, उस घटना पे न तो मानव अधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, न कोई जुडिशियल निर्णय जस्टिस मिला है,
तो फिर क्या है कि जो सत्ताधारी पार्टी वो फिर तर्क पे तर्क देने बैठ जाती है। हम्म तो बस इस लाइन को आप समझ लीजिए, गड़बड़ यहीं पर है। हम्म सत्ताधारी पार्टी को कौन है इस दुनिया के अंदर डराने वाला जो एक फैक्ट फाइंडिंग नहीं करा सकता है? जस्टिस मिलना, वो कौन है उस जज के ऊपर दबाव बनाने वाला कि तू इस फाइल को मत खोल, चाहे वो 50,000 पेज क्यों नहीं हो। अरे हमारे जैसे लोगों को बैठा दीजिए नहीं एक बार पढ़ने के लिए, क्या दिक्कत है? और जुडिशियल के पास तो इतने एडवोकेट रहते हैं, आप किसी भी न्यायालय में जाइए, लाइन भीड़ रही, सारे एडवोकेट को बैठा दो पढ़ाने के लिए। अगर वो 50,000 की सीट, 50,000 पेज लिख रखे उस रिपोर्ट में, क्या हुआ कैसा हुआ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वो दो लोग, मैं उनका नाम लूंगा, दोनों लोग उत्तराखंड के जाने माने व्यक्ति हैं और दोनों आंदोलनकारी की पेंशन नहीं लेते हैं। एक है मुकेश नौटियाल, जो 1994 में टीचर हुआ करते थे और उन्होंने सरकार के नाकामी पे राज्य आंदोलनकारियों का समर्थन किया अपनी कविताओं में और लेखन में। तो तत्काल डीएम ने उनको अरेस्ट करने की पूरी कोशिश की। वो डीएम भी पहाड़ी थे, उनका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, वो बहुत सीनियर सिटीजन हो गए हैं, और उनकी नौकरी बोला कि या तो नौकरी छोड़ या तो तुझे जेल भेजता हूं। उनको डर के मारे त्याग पत्र देना पड़ा। आज वो बेचारे कहीं बहुत, हमारे उत्तराखंड क्या, उनकी लिखी हुई कहानियां अलग अलग राज्यों के सिलेबस में आती है। मुकेश नौटियाल बहुत बड़े साहित्यकार है, बड़ा नाम है, लेकिन दूसरा जॉब कहीं से कुछ ढूंढना पड़ा। एक है डॉक्टर राकेश भट्ट इस समय दोनों यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं। वो जब मैंने उनको पूछा कि आप आंदोलन में थे, क्योंकि वो मेरे से 4-5 साल बड़े हैं और इतने साल उनको, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आंदोलन, वो कह रहे मैं नंगा आया हरिद्वार तक, इतनी पिटाई हुई। उसने कहा कि मेरी माँ बहनों के साथ क्या, मेरे जो पायजामा था मैंने किसी बहन को फेंका हो कि तू पहन इसको, और हमने अपनी जान बचाने के लिए हम नंगे आए हरिद्वार तक। हरिद्वार में फिर नदी के किनारे गए, जहाँ पर हर की पैड़ी में गए, वहाँ लोग नहा रहे थे। जब उन्होंने हमको नंगा देखा तो उनको हालात तब तक हो गया था, मुजफ्फरनगर कांड हो गया, तो किसी ने अपना पायजामा फेंका, किसी ने पूछ जैकेट फेंका, तब वो पहना किसी तरीके से। जब अखबार पे छपा कि राकेश भट्ट जो है वहाँ से जिंदा आ गया और हॉस्पिटल में भर्ती, देहरादून आते आते वो बेहोश हो गया था, फिर दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तब उसके माँ बाप खुश हुए। आप समझ सकते हैं कि इतनी विभत्स घटना जो लोग आज जिंदे हैं देख भी नहीं कि ऐसे उनके साथ हुआ है, फिर भी सत्ताधारी पार्टी 24 साल में जो पार्टियां रही वो तर्क पे तर्क दे रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को, जो सत्ता में बैठते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। उनको मैं कहता हूं कि ठीक है, कोई जज पक्ष ले रहा है, कोई विपक्ष ले रहा है, उस मामले को आगे उलझा रहा है। जो सरकार बनी थी उसको सरकार को सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग करानी चाहिए थी। बिल्कुल। हमारे देश के संविधान में ये व्यवस्था है कि यदि कोई घटना घटती है तो उसकी फैक्ट फाइंडिंग होती है और मानव अधिकार उसको लीड करता है। भारत सरकार का मानव अधिकार आयोग, उसमें एक जर्नलिस्ट रहता है, एक आईएएस ऑफिसर रहता है, एक एडवोकेट रहता है, तीनों सीनियर पोजीशन के रहते हैं। तो आज तक 24 साल में जो सरकारें थी उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुजफ्फरनगर कांड पे सामने पे नहीं ला पाई कि दरअसल हुआ क्या। बिल्कुल। जैसे प्रदीप जी ने कहा कि जो 21 साल का नौजवान, कितने साल का रहा होगा, 21 साल का रहा होगा, जो आहूत मर गया गोलीकांड में, और आज उसके माँ बाप भी नहीं है, वो अगर उसको जस्टिस मिलता है कौन सुनेगा? बिल्कुल, है ना। मैं तो 94 में 10th में पढ़ता था। हमारे स्कूल में जब आंदोलनकारी आए तो उन्होंने सीधे सबके दरवाजे बंद कर दिए। सारे मास्टरों ने भी त्याग पत्र लिखा वहां पे कि हम आज से स्कूल नहीं लगाएंगे। और उस समय पर्वतीय विकास मंत्री बर्फीलाल जोंठा थे, कॉलेज के बच्चे सारे आए और उनकी गाड़ी में आग लगा दी। मतलब उन्होंने पक्ष लिया ना, मुलायम सिंह का पक्ष लिया। इतना गुस्सा था लोगों में। और उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी है, एक भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट किसी मानव अधिकार आयोग ने नहीं की। मानव अधिकार आयोग यानी कि अगर मैं मानव अधिकार आयोग के लिए बोल रहा हूं तो सुनने वाले लोगों को लग रहा है कि वाह भाई तो आयोग के लिए बोल रहा है। अरे आयोग भी हम ही लोगों ने बनाया, सरकार ने बनाया है। आयोग का दायित्व बनता है। अभी भी भारत सरकार का आयोग के दिल में अगर जगह बनती है तो अभी भी फैक्ट फाइंडिंग हो सकती है। बिल्कुल, बड़ा दुख है, मतलब मुझे इस बात का बहुत दुख है। शीशपाल बिष्ट जी, विपक्ष के नाते आप लोग भत्सना करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सरकार के कामों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आप लोगों की भी सरकारें रही, आप लोगों की भी जिम्मेदारी इन 24 सालों में उतनी बनती है जितनी भारतीय जनता पार्टी की। निश्चित तौर पर दिव्य दर्शनी जी आप सही कह रही हैं। राज्य आंदोलन जिसकी चरम पर था और उस राज्य आंदोलन में उत्तराखंड के जनमानस ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग किया और सबसे ज्यादा हमारी मातृशक्ति ने उस आंदोलन को दाद देने का काम किया। और मुजफ्फरनगर कांड जो है एक काले दाग की तरह जो है उस आंदोलन में सदा जो है याद किया जाता रहेगा, जिसमें हमारी मातृशक्ति की अस्मिता भी नहीं बची और हमारे जो है लोगों की शहादतें भी हुई। और आज तक
उन शहादतों के मात्र शक्ति के जो गुनहगार हैं, वो जो है आजाद घूम रहे हैं, ये निश्चित तौर पर दुखद है। और भारतीय न्यायिक व्यवस्था कैसी है ये आप जानते हैं। और जहां तक बात है कि मुजफ्फरनगर कांड में जो है सरकारों ने हिला हवाली की, तो ये आरोप कई हद तक कहीं सही भी है। और पूरी तरह से मैं ये नहीं मानता हूं कि सरकार ही इसमें दोषी है, क्योंकि न्याय व्यवस्था का एक सिस्टम है। और सीबीआई जांच इस पूरे प्रकरण में भी सीबीआई ने कई मामले इसमें दर्ज किए और आप देख रहे हैं कि अभी न्यायालय में ये सारा प्रकरण विचाराधीन है। लेकिन जिस तरीके से उसके असल दोषी थे मुजफ्फरनगर कांड के, आप देखिए कि किन सरकारों में वो जो है बड़े बड़े पदों पे नवाजे गए, पुरस्कृत किए गए। ये भी एक जो है बहुत दुखद पहलू इस पूरे प्रकरण का है। और राज्य बनने के इतने वर्षों बाद भी जिस तरीके से न्याय के लिए जो है एक आस है, एक उम्मीद है, एक इंतजार है, वो खत्म नहीं हो रहा है। और अभी प्रदीप भाई कह रहे थे कि बोलू का उदाहरण दे रहे थे कि उसके माता पिता अभी इस दुनिया में नहीं है। मेरा भी उनसे बहुत ज्यादा पारिवारिकता था। तो हमें इस बात का दुख है कि अगर उनके परिजनों के रहते रहते न्याय मिल जाता और दोषियों को फांसी की सजा हो जाती, तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा रहता है। न्याय आखिर किसके लिए, कौन न्याय का इंतजार कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और न्याय व्यवस्था का ये दुखद पहलू है कि इतना लंबा समय लग जाता है न्याय मिलने में कि जो लोग न्याय का इंतजार करते होते हैं वो उसे देख ही नहीं पाते, सुन नहीं पाते। और अन्य शहीदों के परिजनों के साथ भी हाल है। मात्र शक्ति की जिस तरीके से आप देखेंगे बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में भागीदारी मात्र शक्ति पत्नी अस्मिता भी इस आंदोलन में दांव में लगानी पड़ी। और फिर भी अगर न्याय में इतना विलंब हो तो निश्चित तौर पर राज्य आंदोलनकारी साथियों का जो आक्रोश है, उत्तराखंड की जनता का जो आक्रोश है, वो वाजिब है। और निश्चित तौर पर जो कमियां इसमें रही है उनको सुधारा जाना चाहिए था। अभी भी जैसे कहा कि निश्चित तौर पर जैसे अभी नई बात हमारे पंचोली जी ने कही कि जो है मानवाधिकार आयोग ने इसमें क्या किया, क्या नहीं किया, उनको भी तो इसमें पहल करनी चाहिए थी। और निश्चित तौर पर देखिए कि अगर कहीं न्याय में देरी हुई तो हम सब लोग उसके लिए गुनहगार हैं। किसी एक को मैं दोषी नहीं मानता इस मामले में, लेकिन ये जरूर देखा जाए कि कहां पर हमारे से कमियां हुई। हमने जो असल दोषियों को बचाने में अपनी ऊर्जा लगाई, उनको जो है बड़े पदों पे बिठाने में अपनी ऊर्जा लगाई, वो किन मुख्यमंत्रियों के करीबी रही, ये काले अध्याय इस राज्य आंदोलन के जो है दोषियों को दंड दिए जाने के पीछे के हैं। और जो आज भी जो उनके सवालों के जवाब जनता और राज्य आंदोलनकारी मांग। बिल्कुल विनोद उनियाल जी, आज काला दिवस है इस प्रदेश के लिए और श्रद्धांजलि आप लोगों के नेता देते हैं, सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कहते हैं कि काम तेजी से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतने साल अगर जस्टिस मिलने हो जाते हैं कि जहाँ एक राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए थे 21 साल की उम्र में, अब उनके माता पिता भी नहीं है, तो न्याय किसको दिखाएंगे आप लोग? पहले तो उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने ये उत्तराखंड राज्य में शहादत दी है। आप सबको कल के अपने हमारे कल से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं उसकी भी बधाई देती हूँ। निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ा आंदोलन चला है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन चला है, एक के साथ एक जुड़ते चले गए और एक कारवां आगे बढ़ता गया। और माननीय अटल जी की सरकार थी केंद्र में, वो एक बहुत ही संवेदनशील हमारा मुख्य प्रधानमंत्री हुए हैं और उत्तराखंड के साथ उन्होंने 2 राज्य और भी दिए हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो देखिए हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार केंद्र में हो या उत्तराखंड में, बहुत संवेदनशील सरकार है। अभी सुनने में आता है कि भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप देखिए सिलक्यारा में, एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ अपनी सरकार का। सिलक्यारा में जब टनल में 41 लोग वहाँ फंसे हुए थे तो हमारी सरकार ने वहाँ पर कैंप कार्यालय वहीं बना दिया था। और जो कुछ भी करना था केंद्र से हो या समाज से हो या हमारे इष्ट देव हो या जो भी करना था हमारी सरकार ने किया। और आप देखिए कि 41 के 41 लोग बाहर आसानी से निकल गए। मैं कहती हूँ कि हमारे एक बार ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा था कि बच्चे बहुत उनके पास टैलेंट है, उनके पास
बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाले हैं, लेकिन वो निकलते नहीं हैं। नकल विरोधी कानून जो आया वो हमारी सरकार लाई है। यूसीसी सबके लिए एक जैसा हो, वो हमारी सरकार लाई है। अब उत्तराखंड में भी हमारी माननीय धामी जी ने खुद ये स्पष्ट कह दिया है कि उत्तराखंड में जो आंदोलनकारी हैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो अभी कह रहे हैं उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसकी बात ये बात भी उन्होंने कही है। जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको तो, उनके घर वालों को तो है ही है, लेकिन जो उनके माँ बाप हैं उनको भी पेंशन दी जा रही है। और इन केस अगर वो माँ बाप कुछ दिक्कत होती है या कोई नहीं रहता है तो उनके परिवार वालों को पेंशन दी जाएगी। बिल्कुल, पूरा हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है। अभी ये भी देखना है कि पूरा धामी जी का ध्यान, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान उत्तराखंड पे है। उनको बहुत ज़्यादा प्यार अपने उत्तराखंड से है, माननीय प्रधानमंत्री जी को। और धामी जी अपने उत्तराखंड के लिए, ये देवभूमि है, ये देवभूमि के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन अब आगे का स्टेप उन्होंने कहा है कि हम आगे बढ़ेंगे इसमें। विनोद उनियाल जी, ये सबसे बड़ा सवाल, आपने कहा 3 राज्य बने और उत्तराखंड के अलावा हमें अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा प्रदेश नजर नहीं आता जो मांगे वो तब से उठा रहे हैं जब ये प्रदेश बना था, और आज भी उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तब एक आंदोलन हुआ था, आज भी एक आंदोलन हो रहा है। जितने दोषी मुलायम सिंह यादव उस टाइम पे थे, आज की सरकारें उतनी ही दोषी करार दी जा रही हैं, क्योंकि ना राज्य आंदोलनकारी, मैडम ये राज्य पेंशन के लिए नहीं बना था कि लोगों को पेंशन दे दी जाए, शहादतें उन्होंने दी हैं, ये उनकी मूल भावनाओं के लिए बना था। वो मूल भावनाएं तो आज भी पूरी नहीं हुई, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए मैं स्पष्ट कहूंगी कि उत्तराखंड आंदोलन में हम लोगों ने भी हिस्सा लिया है। पलायन को रोकने के लिए जो मेन बिंदु था वो ये था कि पलायन को रोकने के लिए हम अपना उत्तराखंड राज्य हम अलग से बनाएंगे। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि माननीय रज्जू भैया जब यहाँ आए थे आरएसएस के, तो उन्होंने कहा था कि ये उत्तराखंड राज्य में गंगा है, यमुना है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, और तो और इतना वन यहाँ पर है। लेकिन क्या कारण है कि हम लोग पीछे हैं। तो इसलिए एक मुहिम भी चली थी कि उत्तरांचल राज्य क्यों और कैसे। माननीय डॉक्टर नित्यानंद जी ने एक छोटी सी किताब निकाली थी पिंक कलर की, तो कहा था उसमें कि यहाँ की महिलाएं इतनी कर्मठ हैं। पूरी आर्थिकी जो है हमारे पहाड़ की महिलाएं रीढ़ की हड्डी हैं उसमें। तब हमारा उत्तराखंड राज्य बना, हमारी बहनें आई, हमारा युवा आया, इसमें आंदोलन हुआ। और सच बात यह है कि आंदोलन जब हुआ तो माननीय अटल जी ने भी इस पर ध्यान दिया। माननीय अटल जी को स्नेह था अपने उत्तराखंड से, तब ये राज्य बना। लेकिन आज आप जो कहना चाह रही हैं कि आज एक आंदोलन और चल गया, ये मेरे ख्याल से आपका इशारा भू कानून की तरफ है। भू कानून, हाँ, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। भू कानून की तरफ आपका इशारा है। तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि भू कानून आएगा, अच्छा भू कानून आएगा, सबकी भावनाओं को जोड़ते हुए ऐसा कानून आएगा। ठीक है। और ये अब कैबिनेट हमारी होगी और उसमें ये सब निष्कर्ष निकल जाएगा। और आप यकीन मानिए कि जो हमारी ये संवेदनशील सरकार है, ये निश्चित तौर पे हर व्यक्ति के, हर महिला के, हर बच्चे के, हर युवा के उसके हृदय को बहुत तसल्ली मिलेगी जब हमारा युवा मुख्यमंत्री, हमारा एक दृढ़ संकल्प वाला मुख्यमंत्री इन सब चीजों को आगे लाएंगे और हमारा उत्तराखंड फिर से देवभूमि है तो देवभूमि रहेगी। बाकी हमें इसकी वो नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। कहते हैं बाकी जो नियम कानून निकलेंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। आप देखते रहिए, सबके लिए हितकारी होगा। प्रदीप कुकरेती जी, सबके लिए हितकारी होगा। आप लोगों की कई मांगे थी, 10% क्षैतिज आरक्षण, उसकी स्थिति क्या है आप जानते हैं। भू कानून, मूल निवास की क्या स्थिति है ये आप जानते हैं। जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्या ये आप लोगों के लिए तसल्ली की बात है या एक प्रश्न चिन्ह दोबारा आप लोगों के मन में है? देखिए, उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच राज्य बनने के बाद जब 2002 में हमने इसका गठन किया और गठन के साथ ही जो राज्य आंदोलनकारी नहीं, राज्य हितों से मुद्दों पे हमने बात करना शुरू कर दिया था। भू कानून आज प्रत्येक घर से आवाज आने की एक
प्रतिस्पर्धा जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ वो बहुत अच्छा संकेत है कि लोगों को देर आया पर दुरुस्त आए। हमने 2003 से इस बात का जो है, जब जैसी तिवारी सरकार में 3 से 4 के बीच में जब तिवारी सरकार आई और हमने उसका आज भी अगर आप उसका इतिहास उठा के देखेंगे उसमें भी हमारे कुछ राज्य अनुकारी और कुछ जो तराई के जो हमारे साथी थे उनको उस समय शायद मैदान पहाड़ के रूप में वो भू कानून लगा, उन्होंने विरोध दर्ज कराया, बकायदा धरना दिया गांधी पार्क के आगे, और वही लोग आज हमारी उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि यार तुम उस समय बात सही कह रहे थे, हमने उस बात को गलत तथ्य में समझा था। और हम आज नहीं, लगातार हम उस चीज में आगे चलते रहे। जब खंडूरी सरकार ने उसको 250 स्क्वायर मीटर किया तो हमें लगा कि चलो अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, लेकिन 2012 में आके जब विजय बहुगुणा जी ने मूल निवास केवल आपने अपनी विधानसभा सीट जीतने के लिए, आपने मंडल जी को विश्वास में लेने के लिए, आपने वहां बंगाली वोटों को कंट्रोल में करने के लिए, दूसरे वोटों को जो आयातित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपने किया, मूल निवास जो बना करते थे वो बंद हो गए। मतलब मेरे लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरी पैतृक भूमि होते हुए, मेरी कई पीढ़ियां होते हुए, हम अपने ग्रामीण अंचल में जो चाहे, मैं अब ये नहीं है कि इसमें खाली कुकरेती, बिष्ट नेगी या पंचोली जी जैसे लोग हैं, मुझे इस बात की पीड़ा है कि जो हमारा काजी जो वहां मंगलौर में बैठा हुआ है उस काजी का भी मूल निवास नहीं बन पा रहा है, उस सैनी परिवार का भी मूल निवास नहीं बन पा रहा है, उस पिथौरागढ़ में बैठा हुआ जो गुंजी में आदमी बैठा हुआ उसका भी नहीं बन पा रहा है, न चौकरौता वाले का बन पा रहा है, जो एसटी का है वो तो एसटी का सीधा सीधा बना हुआ है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ब्यूरोक्रेसी इसमें कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, और जन नेताओं की मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं कि उनकी अपरिपक्वता है। उन्होंने हमारे बगल में हिमाचल से आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, आप तमाम वैष्णो देवी यात्रा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, उसको आप सहारनपुर यूपी उससे टच करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वहां आज भी इतनी हरियाली है, यहाँ खोखों की बाढ़ आ गई, वहां कहां से आ गई? कोई नीति आपने बनाई उस पर? कोई भी कहीं भी जाके खोखा गाड़ देता है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेके हमें है कि कम से कम जो मूल निवासी है, पलायन की जहां तक अभी जैसे मैम ने बात कही, निश्चित रूप में मातृशक्ति ने इसमें अपना पूरा बलिदान दिया, लेकिन उस बलिदान का फायदा तब है ना, ऐसे में पलायन रुकेगा क्या? पलायन अब डबल पलायन हो गया। मैं आपको बताऊं, पलायन पहले पहाड़ से यहाँ आया, अब यहाँ जब वस्तु स्थिति जब दिखाई दे रही है कि अब बच्चे के लिए यहाँ रोजगार नहीं है, अब वो पढ़ के यहाँ से भी विदेश जा रहा है। वो मतलब हमने राष्ट्र के अंदर तो जा ही रहा था, अब अधिकतर विदेश जा रहे तो यहाँ माता पिता छूट रहे, माता पिता भी यहाँ से जा रहे हैं। अब डबल पलायन यहाँ पे अगर आप उसका सर्वे कराएंगे आने वाले टाइम पे, तो घरों में फ्लैट जो संस्कृति यहाँ आई है, फ्लैट इसलिए लिए जा रहे हैं कि घरों में उसने का चौकीदारी कौन करेगा, हम बच्चे के पास जा रहे हैं, बच्चा अकेला है, पहले ही यहाँ जैसे एक बच्चे की जो एक प्रथा चली आई आबादी के चक्कर में। दूसरा, स्थायी राजधानी नहीं है, क्या ये हमारे लिए अच्छा संकेत है? ये इसका क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं देहरादून बनाने तो आप डंके के साथ रखिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? हमारा तो पहले भी थे, गैरसैंण था, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। देखिए जहां शहद होगा मक्खियां वहां आएंगी, जब हमारी ब्यूरोक्रेसी वहां बैठेगी। कितने शर्म की बात है कि मायावती की सरकार रही हो, किसी तिवारी की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, तो हमारे जो मंडल होते थे पौड़ी में, डीआईजी और जो है कमिश्नर वहां बैठा करते थे, और हमने यहाँ 10 मुख्यमंत्री जो है पौड़ी से दे दिए, इतने 6-7 मुख्यमंत्री वही वहां पे नहीं बिठा पाए। तो ये हमारे लिए कोई अच्छा संकेत है? छत्तीसगढ़ में आप देखिए, हर प्रदेश के अंदर ग्रेटर ग्रेटर एक सिटी बसाई जाती है, हमारे यहाँ उसी में हौज पौज तोड़ के उसको ब्रिटिश हुकूमत की जो 1800 कुछ की जो सड़कें हैं उन्हीं को जो है छील छाल के चौड़ा किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पे वो किया जा रहा है। आपको पहले तो शहीद परिवारों की सुध लेनी चाहिए। शहीद परिवार जितने हैं, चाहे वो किसी भी उसमें है, तो एक कम से कम उसका डाटा तैयार होना चाहिए, राज्य अधिकारियों का डाटा तैयार होना चाहिए। मानक उन्होंने बनाए, मानक हमने नहीं बनाए, मानक उन्होंने बनाए हैं जिस हिसाब से जो आया है। दूसरी बात, मैं मेन इस बात को कहना चाह रहा हूं कि रोजगार की नीति तय नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के अंदर पूरे भारत का आदमी आएगा और अप्लाई कर देगा बाबू की नौकरी के लिए भी। क्या यहाँ पे जो हमारी पहली व्यवस्था थी वो नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने, वो हाई कोर्ट का आदेश आया, वो ढक्कन लगा के बैठ गए। आप अपने कैबिनेट में नीति लेके नहीं आ पाए। आज हमारा बेरोजगार साथी जो है कितनी उसके लिए जो है वो ललायत हो रहा है, वो नौकरी के लिए, उपनल के लिए, कैसी कैसी एजेंसियां यहाँ पे आके बैठ गई। तो पीड़ा हमारे अंदर पूरी है, चाहे वो शहीद परिवारों के परिप्रेक्ष्य में न्याय के लिए हो, तो सरकार ये ब्यूरोक्रेसी। आप ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि वहां उनकी महावीर जी की मूर्ति बनेगी मुजफ्फरनगर में। तो कुछ ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं संवेदनशील होना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री की घोषणा है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि आज उन्होंने महावीर शर्मा जी की मूर्ति का अनावरण किया, वहां पे उसका रखा है। अनावरण तो बाद में होगा, लेकिन आधारशिला उसकी रखी है। तो जब कोई चीज चल रही है
तो मुख्यमंत्री की जी जो घोषणा है उसमें इतना डिले कैसे हो रहा है? बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं गौर करने वाली संवेदनशीलता बात की है। जरूरत है। शीशपाल बिष्ट जी, अच्छी बात है कि आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को उन मुद्दों पर जगाया जाए जिनकी अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये मुद्दे उनमें से एक है जो मूल जो है जरूरतें हैं इस प्रदेश की, तो वो कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? ये दर्शन जी देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की जो भी मांगे हैं, जो भी मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक लगातार उठाने का काम कर रही है और सरकार को चेताने और जगाने के लिए रात दिन हम जो है इन मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है कि सत्ता के अहंकार का प्रचंड बहुमत का नशा है, वो टूट ही नहीं रहा है। तो आप बताइए ना, आपको इस राज्य की प्राथमिकताएं तो समझनी होगी ना। पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, इस पे चिंतन मंथन करना होगा। आप के पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो पलायन करेंगे। तो वो सुविधाएं जुटाने के काम, वो उनकी मजबूरी समझने की बात, काम तो सरकार को करना पड़ेगा, नीति सरकार को बनानी पड़ेगी और सरकार इसमें विफल है। जहां तक भू कानून की बात है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो है गंभीर हैं, भू कानून लेकर के आएंगे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि आपने जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अपने घोषणा पत्र में मुख्य रूप से इस बिंदु को शामिल किया था। जनता ने आप पे विश्वास भी किया। आपने सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई, उसकी रिपोर्ट आए भी 2 साल से ज्यादा समय हो गया है। दिव्य दर्शनी जी वो किस अलमारी में बंद है भाई, उसकी धूल झाड़िए, उसको जो है पब्लिक डोमेन में रखिए, उस पर सुझाव लीजिए और उस पर जो है आप कानून लेके आए। लेकिन आप केवल बयानबाजी तक सीमित रहना चाहते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए आप जो है लग रहे कि आंदोलन हो रहा है तो इस समय कुछ बोलने की आवश्यकता है, इससे काम नहीं चलेगा। और आज भी आप अगर गंभीर हैं इस मुद्दे पे, भू कानून लाने के मुद्दे पे, क्योंकि अब वैसे कुछ बचा नहीं। सबसे पहले आपको 2018 में जो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने भू कानून में संशोधन किए, जिससे राज्य में जमीनों की लूट की छूट मिली, जो अनुमतियां उसके बाद दी गई उद्योग के नाम पे, वहां कितने उद्योग लगे, इसका जो है डाटा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बताएं जो सही, वो उद्योग धरातल से ऊपर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमें सब जवाब दिखाई दे कि इस राज्य में रोजगार की बाढ़ आएगी, लेकिन स्थितियां तो जस की तस है ना। और सबसे पहले वो संशोधन निरस्त होने चाहिए, उसके बाद जितनी जो है अनुमतियां दी गई वो निरस्त होनी चाहिए, जो रजिस्ट्रियां हुई हैं वो सारी निरस्त होनी चाहिए, तभी तो फिर जो भू कानून लाने की बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब होगा। और आप देख लीजिए, अर्बन एरिया में ये भू कानून काम नहीं करता, तो वहां आपने जो है सीमाओं का विस्तार कर दिया। महानगर देहरादून में 72 गांव आपने शामिल कर दिए। डोईवाला हो, आपके जो है यहीं पर सेलाकुई हो या अगल बगल सब जगह देखिए कि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों को आपने नगर निकाय क्षेत्रों में शामिल किया। इससे जो है भू माफिया के हौसले बढ़े हैं। तो सरकार बोलने की जगह अगर काम करेगी तो काम तो धरातल पे दिखाई देगा ना। बिल्कुल। राजधानी के मसले में आप देख लीजिए, राजधानी के मामले में 2017 से अगर एक ईंट वहां पे रखी हो तो बताए सरकार। आप केवल जो है जनता से वादा करते हैं, लेकिन वादों को पूरा करने के लिए भाई आपको किस चीज की जरूरत है? आप बताए ना। सरकार सदन में अगर बिल लेकर के आएगी, विपक्ष अगर उसका समर्थन नहीं करेगा तो अब आप कहेंगे राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण रुका हुआ है, आप क्यों उनका चिन्हीकरण नहीं कर रहे? जो भी चिन्हीकरण हुआ इस सरकार के दौर में हुआ। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियां कब मिली, राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन किसकी सरकार में मिली, ये राज्य की जनता जानती है। तो राज्य के ज्वलंत मुद्दों को आपको प्राथमिकता में शामिल करना होगा, तभी जाकर के इस राज्य की समस्या का समाधान होगा। और हमारे शहीदों ने जिस परियोजन के लिए अपनी शहादतें दी, हमारी मातृशक्ति ने जिस परियोजन के लिए जो है घरों से निकल करके उस समय एक अभूतपूर्व आंदोलन लड़ा, जिसकी बदौलत आज ये राज्य बना। हम सब लोग आज चाहे राजनीति के जिस भी फलक में है, जिस भी दल में है, तो निश्चित तौर पर जो है उस मातृशक्ति का, उन शहीदों का इसमें निश्चित तौर पर एक बड़ा योगदान है, अविस्मरणीय योगदान है, उसे हम भूल नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आगे बढ़ना भी तो पड़ेगा ना दिव्य दर्शनी जी। सरकारें केवल बात करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगी। और देखिए, इतिहास सब कुछ याद रखता है, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल दूं तो मेरी बात सच हो जाएगी, वो तो डॉक्यूमेंट में है, वो तारीखों में है, दर्ज है। तो ये सारी चीजें हैं, और उत्तराखंड की महान जनता पढ़ी लिखी है, वो सारी चीजें देख और समझ रही है। तो सरकार गंभीर कब होगी और जो वादे करती
उसमें काम कब करेगी, देखने वाली बात है। जी। और जैसा कि अभी प्रदीप जी ने कहा कि जो है नौ इतने मुख्यमंत्री पौड़ी जनपद ने दी, और गढ़वाल मंडल जो है मुख्यालय पौड़ी का क्या हाल है आज किसी से छुपा नहीं। तो किसके वो मुख्यमंत्री रहे, किस राजनीतिक दल से संबंधित रहे, ये भी जनता जानती है। और अगर आप अपने ही जो है गृह जनपद में व्यवस्थाएं न सुधार सके, आपने गढ़वाल मंडल का मुख्यालय ही जो है बर्बाद करके रख दिया है, तो कहीं ना कहीं देखिए दिव्य दर्शन के दुखद पहलू तो है। राज्य गठन के बाद भी आज सवाल जो के क्यों है, इनके सवालों के जवाब मिलने चाहिए और व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। सरकार मेरी हो या किसी और की हो, उसको जनहित के लिए प्राथमिकताएं तय करके काम करना पड़ेगा। हमारे आंदोलनकारी साथी राज्य आंदोलन के बाद भी आज तक अगर आंदोलन की अलग जगाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो मूल मुद्दे उनके सीने में धड़क रहे हैं ना। वो भी चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को जो है दोबारा संघर्ष ना करना पड़े, लेकिन मजबूरी में आज देख लीजिए हमारे बेरोजगार नौजवान, आप एकता बिहार में देखिए ना, आमरण अनशन के लिए जो है उनको बैठना पड़ा, और अब उनका अनशरण इस तरीके से तोड़वाया गया क्योंकि सरकार तो उनको पूछ नहीं रही थी। तो ये नौबत क्यों आ रही है, आप बताइए ना। बड़ी दिक्कतें हैं, बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षा आज एक बड़ा सवाल है। तो कहीं न कहीं सरकारी विफलता, भले ही हम राजनीतिक कारणों से भले कितनी ही तारीफ अपनी सरकारों की करें, अपने मुख्यमंत्री करें, अपने प्रधानमंत्री करें, लेकिन संवेदनशील प्रधानमंत्री अगर अंकिता भंडारी प्रकरण पर एक शब्द ना बोल पाए, तो फिर ऐसी संवेदनशीलता किस काम की। केदारनाथ में 228 किलो सोना पीतल में बदल गया, एक शब्द नहीं सुन रहे हैं हम, तो किस काम की ऐसी संवेदनशीलता है। अगर आप जो है वहां तीर्थ पुरोहितों की पीड़ा ना समझ पा रहे हो, मास्टर प्लान के नाम पर उनका उत्पीड़न हो रहा हो, तो और कहें कि साहब हम जो है जन भावना को समझ रहे हैं, तो ये समझ से परे। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उस समय के जो नौजवान थे जिन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने झुकना मंजूर नहीं किया, शहादतें देना मंजूर किया। तो क्या ये समझ लिया जाए कि आज की जो जनरेशन उत्तराखंड में है, क्या वो आग ठंडी हो चुकी है, या क्योंकि ये सिर्फ आश्वासन पे मान जा रहे हैं, सरकारें आती हैं, आश्वासन देती है कि आपका काम होगा, और आंदोलन बंद हो जाते हैं, जब उनकी मांग नहीं मानी जाती फिर आंदोलन शुरू होते हैं, आश्वासन मिलता है फिर खत्म हो जाता है। तो शायद वो आग नहीं बची जो उस समय थी। जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा कहा है, तो आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो आग बुझाने के लिए तो कहा, ताकि मतलब नौजवानों को लगे कि आहा क्या बढ़िया मुख्यमंत्री ने बोला। ये कोई भी राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री इस लाइन को बोलता ही है, और वो आज के दिन बोलता है। वो 2 तारीख को ही बोलेगा उत्तराखंड में, क्योंकि 2 तारीख वैसे गांधी जी का दिन और लाल बहादुर शास्त्री का दिन था, लेकिन उत्तराखंडियों के लिए वो दूसरा दिन है, वो बड़ा काला दिन है। तो जो भी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे बाद भी कोई हमारे नौजवान साथी जो भी कोई बनेगा, वो इस लाइन को बोलेगा। हो सकता है कोई क्या बोले स्टेट फॉरवर्ड मुख्यमंत्री वो ना बोले हो, तो वो तुरंत गिर भी जाएगा कुर्सी से, लेकिन वो ऐसा बोलेगा हाँ नौजवानों ने जो शहादत दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी मुख्यमंत्रियों से, 1 दर्जन में से 1 कम जितने मुख्यमंत्री बने हैं, है ना, अगर आंकड़ा जाए तो 11 मुख्यमंत्री बने हैं, तो मैं उनको इस भाषा में कहता हूँ कि 1 दर्जन से 1 कम जो मुख्यमंत्री जितने बने हैं, उन मुख्यमंत्रियों ने कभी ऐसा सोचा कि इस राज्य के लोग चाहते क्या हैं। हमारे पहाड़ की जो महिलाएं थी, उनकी 2-3 मांगे रहती है। एक तो कहती कि मेरा जो पति है वो शाम को घर आ जाए टाइम से, दूसरा वो चाहती है कि जब मैं घास लकड़ी के पानी के लिए जाऊं तो सीधा जाऊं और तुरंत लेके आऊं, और एक वो चाहती कि मेरा बेटा हस्ट पुष्ट स्मार्ट दिखाई देना चाहिए। ये पहाड़ की महिला की डिमांड, इसी के पीछे उत्तराखंड का दृश्य है। हस्ट पुष्ट तभी दिखाई देगा उसका बेटा जब उसके हाथों में रोजगार होगा, खुश तभी होगा ना। उसका पति शाम को तभी सही घर आएगा जब वो नजदीक कहीं काम कर रहा होगा, और घास लकड़ी पानी तभी मिलेगी जब वो आसपास उसके आजू बाजू जो है घास लकड़ी पानी होगी तो जाएगी और लेके आएगी। लेकिन अगर घास लकड़ी पानी लेने जा रहे हैं, वहां कोई टनल बन रही है, वहां कोई एनटीपीसी का बांध बन रहा है, वो तो उसको डंडा मार रही है। आपने चमोली में देखा ना, हेलंग में घास लेने वाली महिलाओं को पीटा गया है। तो पूरा उत्तराखंड को समझने के लिए 3 बातें अगर जो मुख्यमंत्री समझ सकता है, तो मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री यहाँ की योजना भी बना सकता है। बिल्कुल। और इस भावना में इस नौजवान मुख्यमंत्री जो हमारे हमसे 2-3 साल बड़े मुख्यमंत्री हैं, बहुत धाकड़ मुख्यमंत्री है, धाकड़ मुख्यमंत्री ने जो शब्द कहा है, मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक लिस्ट बना दीजिए कि उत्तराखंड आंदोलनकारी कौन नहीं था, जो नहीं था उसका नाम आना चाहिए पहले, है ना।
ये एक फिनोमिना है इस प्रदेश के अंदर कि मैं आंदोलनकारी, मुझे आंदोलनकारी की पेंशन। हम तो आंदोलनकारी संगठनों से ये कहते हैं कि जब तुम्हारा जुलूस निकला तो तुम्हारे जुलूस का आगे कुछ ढोल बजा या ऐसे सुनसान होके गए। कोई माई का लाल आंदोलनकारी आ जाए बोल दे कि नहीं बजा ढोल। मैं आपको बता दूं इस कहानी को लेकर के, जब जितने भी जुलूस उत्तराखंड के निकले सबके आगे ढोल बजे, लेकिन राज्य बनने के बाद किसी भी संगठन ने ये नहीं बोला कि उन ढोल बजाने वालों को आंदोलनकारी बना दो। यहीं से नाराजी शुरू हो जाती है। तो अब उनकी नाराजी है कि ठीक है जो चल रहा चलने, जो हमारा नाम कोई ले नहीं रहा। उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, उनके भी रिश्तेदार हैं, उनके फिर चाहने वाले भी हैं। तो इनकी लड़ाई जो है मानव अधिकार आयोग उत्तराखंड सरकार में लड़ी जा रही है। आयोग ने सरकार को लिखा कि भाई इनको भी सूचीबद्ध किया जाए। तो पता है आपको, सरकार ने उन लोगों को पूछा जिनको नौकरी दी गई आंदोलनकारियों के नाम पे। तो जो आंदोलनकारी नौकरी पे लग गए वो आंदोलनकारी नहीं थे, वो फर्जी थे, पता नहीं कहां से आए। उन्होंने क्या जवाब दिया आयोग को कि जो ढोल बजाने वाले थे वो हमने पैसों से लाए, हमने उनको दिहाड़ी दी। यहाँ पे उनको आंदोलनकारी की सूची में नहीं लिया गया। और एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर चंद्र सिंह जी वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आपस में हम टूट गए। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमारा जो प्रेशर ग्रुप था ना, हमेशा क्या होता है कि सरकार को सही दिशा देने के लिए किसी भी राज्य में एक प्रेशर ग्रुप रहता है। उत्तराखंड में प्रेशर ग्रुप बहुत कमजोर है। जितने भी प्रेशर ग्रुप है, जैसे अभी माना मूल निवासों भू कानून की आवाज उठ रही है, तो भाजपा के लोग उसमें हाँ नहीं कर रहे। भाजपा का जो ये कार्यशाला है आरएसएस, वो कह रहे हमने सुना ही नहीं, उनके कानों में कपास डाल रखा है, क्योंकि उन्होंने नहीं बोली ना बात। तो आरएसएस के लोग सोचने की सारी दुनिया हम ही है, जनता हम ही है। तो ऐसा नहीं है, सभी आरएसएस नहीं है, सभी कांग्रेस नहीं है, सभी राष्ट्र सेवा दल नहीं है, सभी सर्वोदय कार्यकर्ता नहीं है। बिल्कुल। तो ये समझना है कि अगर मूल निवास भू कानून के पीछे कोई औचित्य है, कोई राज है, कोई जरूरी बात है राज्य की, तो सरकार को एक बार टेबल टॉक कर देनी चाहिए ना। अगर हमारे मुख्यमंत्री इतना सेंटिमेंटल शब्द कहते हैं कि नौजवानों ने शहादत दी है, थोड़ा आंखों में फर्जी आंसू निकाल भी दे होंगे, तो मैं उनसे एक कहता हूं, अगर वो मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो कृपा पूर्वक एक बार मूल निवास भू कानून के लोगों के साथ बैठ दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि उम्र में उनके बराबर के लग रहे हैं, कुकृति जी को बुला दीजिए, जो भी बुजुर्ग आदमी उनको बुला दीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को बुला दीजिए, हमको मत बुलाए जो आपके समय आगे पीछे लगते हैं उम्र में। तो बात तो कीजिए एक बार। बिल्कुल। अरे कांग्रेस से तुमको परहेज है तो किसी और को बुला दीजिए, यूकेडी वालों को बुला दीजिए। शिषपाल भाई को चाहे ये बोले कि आप कांग्रेस का नाम मत लेना, उनको ही बुला दीजिए। शिषपाल भाई भी चले जाएंगे, प्रदीप कुकरी जी चले जाएंगे, आरएसएस के भी एक दो लोगों को बुला दीजिए ताकि ठंडी पड़ जाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बार ऐसी सरकार नहीं आई दिव्य जी जिसने टेबल टॉक किया होगा लोगों के साथ, आम लोगों के साथ। माना कि एकता पार क्या है, एकता इनक्लेव में, एकता विहार में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी किसी सरकार के विधायक मिनिस्टर ने 70 लोगों में से किसी ने, चाहे विपक्ष का विधायक जाए तो सही, वो बच्चे क्यों भूख हड़ताल में बैठे हुए? जब एक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई ना, तो बहुत समझदार लोगों को फिर उन्हीं के बीच के नेता को बोलना पड़ा कि जूस पिला दे या बचा दे उसको, जिंदा मर रहा हो, है ना। तो ये जो ये मानव अधिकारों का हनन सरकारें कर रही है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं आपको बता दूं कि राज्य बनने के बाद जो लोगों में गुस्सा आया ना, एक यहाँ पे राज्य बनने के बाद उपनल बनाया गया। हमने कई बार बोला कि या तो उपनल बना दिया तो सेवा योजना कार्यालय बंद कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं, फिर या तो सेवा योजना कार्यालय को उपनल में तब्दील कर दीजिए या उपनल को सेवा योजना कार्यालय में तब्दील कर दीजिए। उपनल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे जी। यहाँ पर सरकारी नौकरियों के लिए एजेंसियों को हायर किया जा रहा है। तो आपका जो संविधान वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कि अगर आप जल्दी नौकरी नहीं दे सकते हैं, सरकार के पास एक रूल है कि अगर आपको जल्दी परमानेंट नौकरी नहीं दे सकते, आपका बजट की कमजोरी है और कम पैसे में अगर आप किसी को रख सकते हैं तो आप रख दीजिए, उसका नाम संविदा रखा गया। तो वो तो इन्होंने खत्म कर दिया। जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई है, यहाँ से भी लोगों में नाराजगी है। बिल्कुल। तो अच्छा होता है आंदोलनकारियों का गुस्सा, जो राज्य के लोगों में बहुत भयंकर गुस्सा भरा हुआ है, वो किसी न किसी रूप में शांत तो होता। कुछ भी नहीं करते 24 साल में, राज्य 25 साल में सेलिब्रेशन करेगा, जो ये कमेंटमेंट करने की 25 साल में हम ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते, ट्रांसफर की पॉलिसी बना देते। मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर में प्रमाण नहीं हम लोगों के पास, 5-5 लाख से 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं लोग। उसकी कोई पॉलिसी नहीं। जब आप टिकट बना सकते हैं, रेलवे का टिकट बनाए, टिकट और आपका नाम आ जाता है, तो ट्रांसफर वैसे बना दो, एक तरफ लिस्ट बना दो नौकरी करने वालों की, एक तरफ जगह का नाम लिख दो,
ठीक। अब फट भर दो, 3 साल बाद जो जिसके नंबर जाएगा वहां चला जाएगा, कोई घूस रिश्वत में खत्म नहीं। तो कुछ तो एक ऐसी एक्टिविटीज आनी चाहिए जो 25 साल का सेलिब्रेशन हो, जिसमें हम देखें कि इसके पीछे कोई शर्मा, वर्मा, कोई गुप्ता, कोई गोयल, कोई जो मतलब जो यहाँ के उत्तराखंड के वो तो हैं, कोई बाहर का बरेली का गुप्ता जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो चीफ अकाउंटेंट बना हुआ है, ठीक है। तो वो उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा फिर। ठीक है, कर ले नौकरी। तो अगर बरेली से, हमारे उत्तराखंड में कोई अनपढ़ लोग थे, ये अकाउंटेंट बन नहीं पाए, तो बरेली से बुलाए उन्होंने, वो बैठा रखा वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट में। तो ये नाम इसलिए ले रहा हूं मैं कि मेरे नाम से गुस्सा तो आए, किसी को बात तो करे कोई सामने पे। टेबल टॉक होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, कोई बात ही नहीं करता। विनोद तो उनियाल ये संवादहीनता जो है इस प्रदेश में, लोगों में गुस्सा भर रहा है, और जो ये गुस्सा है ये बहुत दूसरी दिशा में जाने वाला है। ये समझना चाहिए, भाजपा कांग्रेस के लोगों को तो समझना ही चाहिए, है ना। मैं 2 पार्टियां यहाँ पर बहुत प्रभावशाली है, दोनों पार्टियों को समझना है कि जो ये गुस्सा लोगों के अंदर भर रहा है, अभी बाहर नहीं निकल रहा हो, आने वाले इसकी समय में दिशा घातक हो बहुत गलत दिशा में जा रही है। और पता नहीं कल क्या हमारे बाद हो कुछ हो, बिल्कुल। तो अच्छा हो कि उसको सुधारा जाए। अभी 2-3 चीजें सुधारें, भाजपा कांग्रेस वाले मिलकर के सुधारें। हमने तो ये भी देखा, अखबारों में पढ़ा कि सर्वदलीय बैठक हुई है। उत्तराखंड में कभी किसी सर्वदलीय बैठक हुई किसी मुद्दे पे? अरे भाई, वो तो चुनाव लड़ने के लिए भाजपा कांग्रेस सत्ता में, तो वहां उस मशीन में सब एक जैसे हैं जी। ये तो झूठ बोलते हैं आकर के कि हम विपक्ष में हैं। विपक्ष में बजट नहीं आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन इनको यहाँ के लोगों की नब्ज का पता चल गया है। यहाँ पे जो प्रेशर ग्रुप है उसको जबरदस्ती कमजोर करवाया जा रहा है, और ये खतरा है इस प्रदेश के लिए। और 30 साल के बाद नहीं चेते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। विनोद उनियाल जी, आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, बहुत संवेदनशील है, बहुत प्यारा है उत्तराखंड सभी प्रधानमंत्रियों को, लेकिन आप फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि इस प्रदेश में अगर महिलाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया तो आज वही महिलाएं असुरक्षित है। 9 हिमालयी राज्यों में सबसे ऊपर आता है उत्तराखंड जब महिलाओं अपराध के बारे में हम बात करते हैं। उस पर तमाम राजनीतिक दलों की महिलाएं क्यों चुप्पी साध लेती है? राजनीति से ऊपर क्या उठ के ये बात होनी नहीं चाहिए? क्या प्रदेश हित की ये बात नहीं है? जिन महिलाओं के साथ उस समय दुराचार हुआ था उसकी आवाज आज तक उठ रही है, तो आज होने वाले दुराचारों पर आवाज क्यों नहीं? बिल्कुल, पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी, पंचोली जी ने अभी एक शब्द बड़ा अजीब सा बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आंसू ऐसे ही हैं, ऐसे ही कहा है। देखिए, मुख्यमंत्री हमारा नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे उत्तराखंड का है। और मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ सभी दलों से, पूरे उत्तराखंड के बंधुओं से, बहनों से, कि ये उत्तराखंड हमारा है, इसको हमने बचाना है। अगर कोई नेतृत्व के लिए इस तरह के, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लोग शालीनता से बोल रही हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, और निश्चित तौर पे उन्होंने कहा भी है, आज शायद किसी पेपर में आया भी है कि वो अब सबकी सहमति से काम करेंगे। जो आपकी भावनाएं हैं उन तक पहुंच भी गई होंगी, और वो सबको सर्वदलीय बैठक जरूर कराएंगे और इन मुद्दों पे विचार करेंगे। दूसरी बात है, भू कानून का बहुत बड़ा उठा है। अभी मैं बताना चाहूंगी कि अभी मेरा गांव यहाँ चंबा के पास केमरी गांव वहाँ पड़ा। हम लोग जो है नगुण से जाते हैं, जरदार गांव से होते हुए जाते हैं, तो पेपर में भी देखा होगा आपने, तो जो जमीनें बिक रही हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी हमारी भी है। हम भी उसको बचा सकते हैं। अभी मैं वहाँ गई थी तो मैं थोड़ी देर तक रुकी, जब विजय जरधारी जी को आप लोग सब जानते होंगे, वो बीज बचाओ वाले हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बहन अभी कुछ लोग वहाँ जमीन लेने आए दूर इंटीरियर में, लेकिन उन्होंने वहाँ झगड़ा कर दिया। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने झगड़ा कर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। तो ऐसा भी स्टैंड लेना चाहिए। मैं चंबा की बात में कहूँ तो बहुत, अब तो खैर आने लगे लोग, लेकिन बहुत पहले की बात है, चंबा में जो जमीन देते थे वो वहीं के लोगों को देते थे। तो ये जिम्मेदारी हम लोग, अगर उत्तराखंड देवभूमि है तो ये सभी की जिम्मेदारी है। अगर आप कहते हैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सबकी जिम्मेदारी है इस देश को बचाने की। और इस समय आपको निश्चित तौर पे ऐसे हमारा जो मुख्यमंत्री हैं बहुत संवेदनशील हैं, और वो कोई ढोंग नहीं करते हैं। वो जब हम लोग साथ साथ काम किया है, तो वो युवा मोर्चा में थी, मैं महिला मोर्चा में थी, वो आज भी वैसी हैं, पहले भी वैसी थे। उनके चेहरे पे
जैसे वो व्यवहार पहले था आज भी वैसे ही है। तो कोई इफ एंड बट नहीं है, वो संवेदनशील है। निश्चित तौर पे जितनी बातें यहाँ पर निकली हैं उनका निराकरण वो जरूर करेंगे। बिल्कुल। महिला अपराध को लेकर मैंने सवाल पूछा था मैम, उसे लेकर महिला अपराधों को लेकर के भी हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और इसके लिए हमारा महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग काम कर रहा है। और मैं तो सोचती हूँ कि ग्राफ काफी नीचे गिरा भी है इतना हमारे यहाँ होने, लेकिन थोड़ा सा मेरा एक होंगे क्योंकि हम लोग देखो ये ऐसी बात वो है कि महिलाओं को जो परिवार में हमारे संस्कार दिए जाते हैं उसको भी हम थोड़ा आगे रखें। परिवार का भी दायित्व है, हमारी बहनों का भी दायित्व है, हमारी बच्चियों का भी दायित्व है, क्योंकि आजकल का जो बच्चियां हमारी हैं वो बहुत समझदार हैं। वो समझदारी से काम करेंगी तो अपराधों को कभी आगे मौका नहीं मिलेगा। और अपराधों को रोकने के लिए हमारी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है, उसके लिए वचनबद्ध है और अपराधों को रोके भी जाएंगे। महिलाओं के नहीं, सारे अपराधों को रोकने का हमारा काम हमेशा आगे रहेगा। बिल्कुल। और क्योंकि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा ये कहा जा रहा है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो तमाम मूल मुद्दे हैं इस प्रदेश के वो तब तक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अगर जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक किसी भी हाल में हम अग्रणी राज्य नहीं हो सकते हैं। आप शिषपाल जी शॉर्ट में वक्तव्य दीजिए, उसके बाद में फाइनल कमेंट क्यों जाऊंगे। देखिए दिव्य दर्शनी जी, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता हम भी समझते, अगर वो बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता के आंसुओं को समझते और जो पत्र उन्होंने पुणे के डीएम को लिखा डीआईपी के संबंध में उसकी न्यायिक जांच करवाते, अगर वो हमारे बेरोजगारों पे लाठियां न भाजते तो हम समझते कि मुख्यमंत्री वास्तव में संवेदनशील और प्रदेश का युवाओं का भी दर्द समझते हैं, मातृशक्ति का भी दर्द समझते हैं। यानी कि महिला सुरक्षा का सवाल ही नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पढ़नी चाहिए, वो कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, वो भारत सरकार की जो अपराधों पे आती है। 22-23 में 872 बेटियों के साथ रेप इस देश भूमि में होते हैं और 22-23 में जाकर के वो 907 रेप हो जाते हैं और महिलाओं पे अन्य अपराधों की संख्या हजारों में है। और ऐसा कोई दिन नहीं है जब बेटियों के साथ इस राज्य में बलात्कार की घटना न होती है। उनकी आए दिन जो है निर्मम तरीके से हत्या भी कर दी जा रही है। तो कहाँ है कानून व्यवस्था इस राज्य के अंदर? किस संवेदनशीलता की बात हो रही है जो कोई नजर ही नहीं आ रही। जो संवेदनशीलता हमारे नौजवानों को लाठी डंडों से कूटती हो, उन पर गंभीर मुकदमे दर्ज करती हो, उनको जेल भेजने का काम करती हो, जो अंकिता के माता पिता के आंसुओं को न देखती हो, ऐसी संवेदनशीलता हमें नहीं चाहिए। आप तीर्थ पुरोहितों से पूछ लीजिए ना केदारनाथ में जाकर के। अभी मैं केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में गया था, वहां पर लोगों की शिकायत ये थी कि स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहर के लोग वहां जो है उनके कारोबार पे डाका डालते हैं। कहां से वो भीड़ आ रही है? हमारे स्थानीय लोगों को के हकों पे क्यों डाका डाला जा रहा है? वहां पर जो टेंट कॉलोनियां बनाई गई उनको जो है आपने बाहर के लोगों को सौंपने का काम किया। तो जब तक स्थानीय लोगों की पीड़ा को आप नहीं समझेंगे, उनको हर मामले में आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो सरकार कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर दे, कितने घड़ियाल आंसू बहा दे, तब तक उसके क्या मायने हैं? हमारे लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करते रहे और आप जो है बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करें, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि 24 साल होने को इस प्रदेश के, आज रामपुर तिराहा कांड है, 30वीं बरसी है। सभी लोग उन राज्य आंदोलनकारियों को उनकी शहादत के लिए याद कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है क्या मूल सपने उन आंदोलनकारियों के पूरे हुए हैं? क्योंकि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा ये कहा जा रहा है, लेकिन जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, ये प्रदेश कैसे अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये भी जो पार्टियां हैं उनको ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के इस पर काम करना होगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।